प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता वीरों का कैसा हो बसंत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब आजादी के लिए अनेक बलिदान ने वीर संघर्ष कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने या उत्सव और त्योहार मनाने का समय उन वीरों के पास नहीं था। उन वीरों के सम्मान में हमारे देश की हर भाषा में अनेक कविताएं लिखी गई है। यहाँ हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कविता, जिसका शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत, की व्याख्या एवं पठन करेंगे। कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। आ रही हिमालय से पुकार है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे हैं दिग दिगंतर, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने पराधीन देश के सामने यह प्रश्न उठाया है कि वीर लोग बसंत का उत्सव कैसे मनाएं। वीरता तो बलिदान चाहती है और बसंत की ऋतु प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की है। पराधीन देश के लोगों को वीरता की जरूरत है, उन्हें श्रृंगार और सौंदर्य के लिए फुर्सत कहाँ है। बहुत से लोग तो बसंत के इस अवसर पर उत्सव मनाते हैं और नाच गान कर बसंत का स्वागत भी करते हैं। इस गीत में यही बताया गया है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बसंत की खुशियां कैसे मनाए। जी हाँ, आज यही प्रश्न चारों ओर गूंज रहा है। हिमालय पर्वत यही पूछ रही है, सागर की गरजती हुई लहरें भी यही सवाल दोहरा रही है। वहीं दूसरी ओर हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है और समुद्र दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ के सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि देशभक्त वीरों का बसंत कैसा हो। वे श्रृंगार में डूब जाए या बलिदान के रास्ते पर चले। भारत के पूर्व और पश्चिम दिशाओं में दूर दूर तक फैले हुए धरती और आकाश ही नहीं, दिशाओं के आखिरी सिरे तक जहां जहां भारतवासी हैं, सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा हो। गीत के पहले अंश में सुभद्रा कुमारी जी ने पूरे भारत के भौगोलिक स्वरूप को ध्यान में रखा है और उसी को स्मृति में उभार कर यह संकेत दिया है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई को जो अनगिनत वीर चला रहे हैं, वे बसंत के मस्ती में भरे त्योहार की खुशियों को की ओर ध्यान न देकर इसे बलिदान के पर्व के रूप में मना रहे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें, चाहे यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है कि बसंत में सरसों खिल रही है, सरसों के पीले फूलों की रंगत निखर आई है, मानो वह बहुत प्रसन्न है। ऐसे सुहाने मौसम में प्रेम और सौंदर्य का देवता कामदेव मानो मस्ती का रस लेकर सबको मस्त करने आ पहुंचा है। धरती दुल्हन की तरह सजी संवरी हुई है, उसका एक एक अंग पुलकित और आनंदित लग रहा है। जैसी नई दुल्हन सज संवर कर प्रसन्न दिखती है, वैसे ही बसंत में पृथ्वी विविध प्रकार के अंगों से सुंदर फूलों से ढकी तथा सज संवर कर प्रसन्न है। लेकिन इस सारी सुंदरता और मस्ती पर जिसे मुग्ध होना चाहिए, वह प्रियतम या पति तो इस समय वीरों का वेश धारण किए हुए उसे आजादी की लड़ाई पुकार रही है। उसके लिए तो वही बसंत है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रन का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री बताती है कि एक ओर बसंत में प्रसन्न होकर कोयल कुहू कुहू का मधुर गीत सुना रही है, तो दूसरी ओर युद्ध के बाजों के साथ वीरता के गीत गूंज रहे हैं। वीरों में मरने मारने का जोश भर रहे हैं। इस तरह एक ओर मस्ती और खुशी की बहार है, तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। रंग और रन इन दो विरोधी स्थितियों का अनोखा टकराव है। लगता है आरंभ और अंत एक दूसरे से मिलने आए हैं। बसंत का आना जीवन की नई खुशियों का आरंभ है तथा युद्ध का छिड़ना सब कुछ नष्ट हो जाने का सूचक है। अब प्रश्न यही है कि देशभक्त किस ओर ध्यान दे, उनका वसंत कैसा हो। स्पष्ट है कि वीरों के लिए संकट की घड़ी में राग रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है युद्ध और बलिदान। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। गलबाहे हो या कृपान, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती है कि देश की आजादी की लड़ाई के अवसर पर वीरों का क्या कर्तव्य है। वे बसंत के सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए प्रेमिकाओं के गले में बाहें डालकर मौज मस्ती मनाए या कमर में तलवार लटकाकर विरोधी विदेशी अत्याचारियों का मुकाबला करें। इस अवसर पर वे प्रेमिका की प्यार भरी चंचल चितवन पर मुग्ध होकर बैठ जाए या आजादी की लड़ाई के लिए अपने तीर कमान संभालने की तैयारी करें। उनके सामने यह भारी उलझन है कि वे भोग विलास की रंगरलियों में खो जाए या देश के अनगिनत पराधीन हुए लोगों को अन्याय विदेशी शासक के जुल्मों से बचाने में जुट जाए। यही भीषण समस्या अब हमारे सामने उपस्थित है कि देश के वीर युवक इस बार वसंतोत्सव किस प्रकार मनाए। कवित्री ने यह प्रश्न बार बार उठाया है एवं उत्तर स्पष्ट होने पर भी स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी सहानुभूति वीरों के साथ है। वीर रंगरलियों और सुख सुविधाओं भरा वसंत नहीं चाहते,
उन्हें तो देश के लिए मिटने में ही आनंद है। वीरों के सामने विविध प्रकार के ऐसे आकर्षण होते हुए भी वे पहले देश के लिए लड़ेंगे, वे उसी में उत्सव मनाएंगे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री जी ने जिस प्रश्न को उठाया है उसका उत्तर सीधे ना देकर इतिहास के कुछ घटनाओं के संकेत के माध्यम से उत्तर देते हुए कहती हैं कि हे भारत के अतीत, आज नौजवानों के सामने यह सवाल है कि वे बसंत कैसे मनाए। तुम अपनी चुप्पी तोड़ो और भारतवासियों को बताओ कि पुराने समय में भी जब देश के वीरों के सामने ऐसा उलझन भरा प्रश्न आता था तो वे क्या करते थे। इसका उत्तर वह लंका अच्छी तरह दे सकती है जिसे हनुमान ने जलाकर राख कर दिया था। लंका ही बताए कि उसमें आग कैसे लगी थी। इसलिए न कि लंका के शासक रावण को अपने धन वैभव और बल पराक्रम पर अहंकार था, उसने अन्याय किया था। कवित्री का संकेत यह है कि आज भी विदेशी शासक अपनी ताकत के नशे में चूर होकर भारतवासियों पर अन्याय कर रहे हैं। उनके विरोध विद्रोह की आग भड़कानी होगी। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र का मैदान इस बात का गवाह है कि जब अहंकारी कौरवों ने पांडवों से अन्याय और छल कपट करना नहीं छोड़ा, उनका अधिकार उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया, इसका परिणाम महाभारत जैसे भयंकर युद्ध के रूप में सामने आया। इसलिए कवित्री कुरुक्षेत्र से कह रही है कि आज वह भारतवासियों को अपने अनगिनत पुराने अनुभव बताए ताकि देश के नौजवानों में उसी प्रकार अपने न्याय संगत अधिकारों की रक्षा तथा अन्याय का विरोध करने का उत्साह जागे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राना ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मेवाड़ में हल्दी घाटी का मैदान है। राणा प्रताप की वीरता की याद दिलाता है। राणा प्रताप ने मुगल शासक के चंगुल से मेवाड़ को आजाद कराने के लिए इसी मैदान में युद्ध किया था। इसलिए कवित्री इस मैदान के शिलाखंडों को संबोधित करते हुए कह रही है कि वे भारतवासियों को यह बात अच्छी तरह समझा दे कि आजादी के लिए कैसे कैसे बलिदान करने पड़ते हैं। महाराष्ट्र से में सिंहगढ़ नामक दुर्ग को मुगलों ने मराठों से छीनकर अपने अधीन कर लिया था। शिवाजी ने उस दुर्ग को आजाद कराने का बीड़ा उठाया। उसमें उनके एक वीर सामंत तानाजी शहीद हो गए थे, पर दुर्ग आजाद हो गया। इसी की याद दिलाती हुई कवित्री देशवासियों को प्रेरित करती है कि आजादी के लिए आज की बाजी तक, जान की बाजी तक लगा देनी पड़ती है। महाराणा प्रताप और तानाजी जैसे वीरों की यादें आज हृदय में जोश जगा सकती है। वे यादें ही बता सकती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ वीर रस के अनुरूप ओज गुण का संचार हुआ है।
तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम संबंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि देशवासियों को आजादी के लिए बलिदान की प्रेरणा देना वास्तव में कवियों और साहित्यकारों का दायित्व है। प्राचीन काल में कवि लोग ही उत्साह पूर्वक काव्य रचकर लोगों में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जूझने की तरफ भर देते थे। शिवाजी के दरबारी कवि भूषण के वीर रस की कविताएं, उनके ओजस्वी छंद मराठा वीरों में जोश का संचार कर देते थे। उनसे भी पहले के प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई हुए हैं, वे दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक अपने ग्रंथ में पृथ्वी के राज के युद्धों का और उनके वीरता का वर्णन किया है। चंद बरदाई के एक दोहे से प्रेरणा पाकर पृथ्वीराज चौहान ने एक ही बाण में विदेशी आक्रमणकारी शक्ति को समाप्त कर दिया था। परंतु आज न भूषण है और न ही चंद जैसे कवि है, और न ही मन में बिजली जैसी तरफ पैदा कर देने वाले ओज भरे छंदों के काव्य रचे जा रहे हैं। कवित्री के मन में भूषण और चंद जैसी ओज भरी कविताएं रचकर देशवासियों को संघर्ष के लिए उत्साहित करने की तरफ तो है, परंतु कठिनाई यह है कि विदेशी शासक ने देश प्रेमी और राष्ट्रीय चेतना के कवियों और साहित्यकारों पर पाबंदी लगा रखी है। उनकी लेखनी विदेशी शासक के संबंध में है, वे अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए कवित्री आह भरकर कहती है, हाय, ऐसे पाबंदियों के होते हुए खुले रूप में कौन बता सकता है कि वीरों का वसंत कैसा हो। अंततः इस कविता में मैं यही कह सकता हूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के हृदय में देश की आजादी के लिए गहरी तड़प है, जिसे उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवित्री इस कविता के माध्यम से कहती है कि देश के नौजवानों का कर्तव्य है कि देश को आजादी दिलाने के लिए अपने कमर कसने होंगे, अर्थात देश की आजादी के लिए नौजवानों को अपने सर्वस्व न्यौछावर करने हों। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा आज का यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।